हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। तो हमने स्टार्ट किया था बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करना जिसमें हमारा आज का जो वीडियो है वो 65th बीपीएससी में जो भी फिजिक्स से क्वेश्चन आया था उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है दाब का मात्रक है, मतलब दाब का मात्रक के बारे में यहाँ पे पूछा है। तो के ऑप्शंस है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी पर सेंटीमीटर, केजी पर मिलीमीटर और केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, और लास्ट ऑप्शंस जो है वो इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना है कि दाब के बारे में, कि दाब आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, दाब बोले तो प्रेशर, प्रेशर किसे कहते हैं। तो प्रेशर किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा प्रेशर कहलाता है। इसका एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। एसआई मात्रक पास्कल होता है, जिसको हम लोग पीए से डिनोट करते हैं। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि कहने का मतलब क्या, कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ना कि इसमें डायरेक्शन होता है। ठीक है, जैसे अगर हम दाब को अगर लिखें तो दाब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 पास्कल। इसमें हमारा क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, मतलब सिर्फ मान है। इसमें डायरेक्शन जो है वो नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। और जब किसी चीज में डायरेक्शन नहीं रहता है तो वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, और जिसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये हो गया अदिश राशि, कि ये दाब जो है अदिश राशि है। साथ ही वायुमंडलीय दाब की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब की वैल्यू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसे जो हम लोग मापते हैं, इसको मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कल को क्वेश्चन आ गया कि वायुमंडलीय दाब जो है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। तो ये तो था हमारा क्या, दाब से रिलेटेड, प्रेशर से रिलेटेड बेसिक जानकारी, कि आखिर दाब किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है और मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। अब पढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन के बारे में कि आखिर क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है। तो अभी जैसा कि हमने देखा कि ऊपर पास्कल जो प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है। मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो फोर्स अपॉन एरिया हमारा क्या होता है, प्रेशर होता है। फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। ठीक है, अब ये नहीं करना है कि इस ए से इस ए को काट देना है कि ए सेम है तो दोनों को काट देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो मास की यूनिट होती है केजी और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस मीटर से अगर इस मीटर को एक कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा केजी पर, ये सेकंड स्क्वायर नीचे जाएगा, और साथ में मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर में बदले, मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदले तो 100 सेंटीमीटर यहाँ पे ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो दाब का जो यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर में ये आएगा। अब देखते हैं कि ये ऑप्शन किसी में है या नहीं है। तो पहला है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ केजी तो आ गया है लेकिन सेंटीमीटर पे स्क्वायर नहीं आया है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा। साथ ही केजी पर सेंटीमीटर, देखिए यहाँ सेंटीमीटर आया है और यहाँ केजी आया है, लेकिन ये हमारे ऑप्शन में गिवन नहीं है और साथ ही ये भी नहीं गिवन है।
तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी जो है गलत हो जाएगा। केजी पर एमएम ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 5, मतलब इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दाब का मात्रक जो है अगर हमने देखा यहाँ पे निकाल के तो केजी पर केजी सेकेंड का -2 पावर और 100 सेंटीमीटर का -1 पावर। तो ये हमारा दाब का मात्रक होगा, प्रेशर का मात्रक होगा, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 5, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितनी देर में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितनी देर में पहुंचता है। तो इसको निकालने के लिए अगर हम देखें टाइम पूछ रहा है तो दूरी बटे 4 कर दें, मतलब पृथ्वी से सूर्य की दूरी लिख लेंगे, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम याद रख लेंगे क्या कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक वो 8 मिनट में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, तो इसका दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा 8 मिनट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आखिर क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में कौन जो है अदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, राशि के बारे में। राशि के बारे में, कौन सा अदिश राशि है। तो अभी हमने ये भी पढ़ा था और पिछले क्लास में भी हमने राशि यूनिट के बारे में, मात्रक के बारे में डिटेल में समझा था। फिर भी यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि अदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं, मतलब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी, इसमें क्या होता है, सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें डायरेक्शन जो है वह नहीं होता है। वही सदिश राशि की बात करें, सदिश राशि की बात करें तो इसमें परिमाण के साथ साथ मैग्नीट्यूड, परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और आपका डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो क्या, इसके एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा चाल, और इसके एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा बल, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या हो जाएगा आपका सदिश राशि। मतलब सदिश राशि में क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, और अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी में आपका क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो हमारा दाब जो है वो क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। इसके पहले भी हमने पढ़ा था पहले वाले क्वेश्चन में कि दाब जो है, प्रेशर, वह एक अदिश राशि होता है, मतलब स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दाब। दाब जो है अदिश राशि है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा कि किस राशि का मात्रक नहीं है, मतलब कौन सा राशि जो है उस किस राशि का किस यूनिट जो है वो नहीं होता है, मात्रक यूनिट, किस राशि का यूनिट नहीं होता है। तो हम ऑप्शन से देखें एक एक करके कि किसका होता है और किसका नहीं होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है वो प्रतिबल है। पहला ऑप्शन जो है ये प्रतिबल है। ठीक है, और प्रतिबल मतलब इसको इंग्लिश में क्या है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, और इसको भी कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, तो ये भी वो हो गया।
इसके यूनिट की बात करें तो ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब इसका यूनिट जो है ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, दूसरे ऑप्शन की बात करें बल, तो बल के बारे में हम लोग जानते हैं बल का यूनिट क्या होता है, बल का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। और तीसरा होता है विकृति। विकृति का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन, मतलब किसी अगर लेंथ पे अगर कोई फोर्स लगाते हैं तो उसमें जितना चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, मतलब L अपॉन डेल एल, यही हमारा क्या कहलाता है, विकृति कहलाता है। और इसका जो है कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, चेंज इन एनी लेंथ, किसी लेंथ में जो चेंज होता है फोर्स लगाने के बाद उसी को कहते हैं विकृति, और इसका कोई मात्रक नहीं होता। और चौथे की बात करें तो चौथा का मात्रक दाब है, जिसका मात्रक हमारा क्या होता है, पास्कल होता है। तो पास्कल, तो अगर इसके बारे में अगर हमें पता भी नहीं होगा और बाकी तीन के बारे में पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे प्रतिबल का है क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसके बारे में तो पता है न्यूटन होता है, और इसके बारे में भी पता है पास्कल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड। विकृति का जो है कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये हमारा इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन था, उसका आंसर हो गया आपका विकृति, स्ट्रेन, जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है, वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में ध्वनि तरंग होती है, तिरछी होती है, अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, या फिर विद्युत चुंबकीय होती है। तिरछी मतलब इंक्लाइंड होती है, या फिर लॉन्गिट्यूडनल होती है, या फिर ट्रांसवर्स होती है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। तो इसके पहले भी क्लास में हमने तरंग के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि तरंग किसे कहते हैं। ठीक है, तरंग किसे कहते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसे ही तरंग कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक मैकेनिकल वेव जिसको हिंदी में यांत्रिक तरंग कहते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर अयांत्रिक तरंग। ठीक है, उसको अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग, या फिर इसी को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। इसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और अयांत्रिक तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब कि यह निर्वात में भी गमन कर लेता है, निर्वात में भी गमन कर लेता है। ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग, ये निर्वात में भी गमन कर लेता है। निर्वात का मतलब क्या हो गया, वैक्यूम, वैक्यूम में भी गमन कर लेता है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेता है। लेकिन यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम की जो है हमें जरूरत होती है यांत्रिक तरंग को गमन करने के लिए। ये जो होता है दो तरह का होता है, एक अनुदैर्ध्य होता है लॉन्गिट्यूडिनल, और दूसरा जो होता है अनुप्रस्थ होता है, दूसरा जो होता है अनुप्रस्थ होता है। अनुदैर्ध्य में क्या होता है कि अनुदैर्ध्य में जो हमारा जो कणों के कंपन होता है वो तरंग की गति के समानांतर होता है। कणों का कंपन तरंग की गति के समानांतर दिशा में होता है, उसी को अनुदैर्ध्य कहते हैं या लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं, उसी को अनुदैर्ध्य या फिर लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। अनुप्रस्थ में क्या होता है कि कणों का कंपन जो होता है वो तरंग की गति के लंबवत होता है, कणों का कंपन तरंग की गति के लंबवत होता है, और उसी को हम लोग अनुप्रस्थ कहते हैं या ट्रांसवर्स कहते हैं। अनुदैर्ध्य का जो उदाहरण है ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग, और अनुप्रस्थ का उदाहरण जो है वो आपका प्रकाश तरंग है। अनुप्रस्थ का उदाहरण प्रकाश तरंग है। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि वायु में ध्वनि तरंग क्या होती है,
तो हमने एक्सप्लेनेशन से समझा कि वायु में ध्वनि तरंग जो है वो हमारा अनुदैर्ध्य होगा, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल होगा, इसलिए आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पांचवे का आंसर जो है वो हमारा क्या हो गया? बी हो गया। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है हमारा कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो हमने लास्ट क्लास में भी ऊष्मा से रिलेटेड हमने पढ़ा था, और ऊष्मा जो होता है, ऊष्मा को मापने के लिए कई प्रकार के तापमापी होते हैं। ऊष्मा को मापने के लिए कई प्रकार के तापमापी होते हैं, जिसको हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं, जिसके कई स्केल होते हैं। सेल्सियस स्केल होता है, रोमन स्केल होता है, और केल्विन स्केल होता है, साथ ही साथ फ़ारेनहाइट स्केल होता है। इन सब में क्या देखे थे? एक रिलेशन भी देखे थे। इन सब में एक रिलेशन भी देखे थे। क्या, कौन सा रिलेशन देखे थे? आइए देखते हैं। बाबू सोना वाला रिलेशन नहीं, जो तापमापी होता है उसके बीच रिलेशन देखे थे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? जो तापमापी है उसका स्केल लिख लेते हैं, नाम। तो पहला था सेल्सियस, फिर था फ़ारेनहाइट, फिर था आपका रोमन, और फिर था आपका केल्विन। ठीक है, अब क्या करते हैं? जो फर्स्ट है उसके नीचे 100 लगाएंगे, और जो लास्ट है उसके नीचे 100 लगाएंगे। ठीक, फिर क्या है? एक के भी नीचे 180 लगाएंगे, और फिर 100 कम करके रोमन के नीचे 80 लगा देंगे। फिर क्या करेंगे? अल्टरनेट करके 0 लगाएंगे, ये हो गया, और यहाँ पे -32 लगाएंगे, और यहाँ पे -273 लगाएंगे, और सबको क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। तो यही जो था विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल के बीच क्या था? रिलेशन था। जो थर्मोमीटर का स्केल होता है उसके बीच रिलेशन था। तो इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ताकि किसी का भी पहलू दिया रहे और किसी में भी पूछे तो हम क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूला से इजीली हम क्या करते हैं? निकाल सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, और इसको कन्वर्ट किस में करना है? फ़ारेनहाइट में। कन्वर्ट किस में करना है? फ़ारेनहाइट में। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि हम किस रिलेशन को लेंगे? इस रिलेशन को लेंगे। तो दो को लेते हैं, तो 0 c - 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू f - 32 अपॉन 180। c की वैल्यू गिवन है 50 डिग्री सेल्सियस, -0 अपॉन 100 इज इक्वल टू f - 32 अपॉन 180। ठीक है, अब ये 50 से ये कट गया 2, ये 2 उधर जाएगा, 180 इधर आएगा, तो क्या आ गया? 180 इज इक्वल टू 2f माइनस और 64, 2f और 2 इंटू 32 64। अब 64 जो है वो इधर आएगा, अगर 64 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? या यहीं पे हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, तो ये 90 हो जाएगा। तो 90, अब ये 90 यहाँ पे आएगा, तो 90 इज इक्वल टू क्या हो गया? f माइनस 32, और f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 प्लस 32 मीन्स 2 और 122 डिग्री। तो 50 डिग्री सेल्सियस हमारा कितने के बराबर होगा? 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो कितने के बराबर होगा? 122 केल्विन के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला से निकाला। ये 50 से 100 गया 2 टाइम्स, और 2 से 180 गया 90, ये 90 इधर आएगा तो 90 हो गया, और f माइनस 32, ये 32 इधर आया प्लस बना, तो ये 122 आया। तो इस तरह से कोई भी रिलेशन गिवन रहे तो हम क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूला से, इस रिलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जो थर्मोमीटर का स्केल गिवन रहे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है? 70 डिग्री
70 डिग्री को आप लोग केल्विन में सॉरी फारेनहाइट में क्या होगा, आप इसका आंसर कमेंट में कर सकते हैं। साथ ही आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं जो हमारा प्रीवियस 66 में भी आया था कि किस स्केल पे जो है सेल्सियस और फारेनहाइट का वैल्यू सेम होता है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हॉर्स में क्या मापा जाता है। ठीक है, हॉर्स क्या मापा जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये किसकी यूनिट होती है, ये किसकी यूनिट होती है, क्या, हॉर्स। हॉर्स जो है वो किसकी यूनिट होती है। तो हॉर्स में क्या मापा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं अगर आवृत्ति की। आवृत्ति बोले तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो है कोई वेव 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेट करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन, किसी वेव के नंबर ऑफ वाइब्रेशन को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकेंड में वो जितना वाइब्रेशन करती है, वाइब्रेट होती है, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहते हैं। ये जो है ये अपरिवर्तित रहती है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे अगर ये बदलती नहीं है। 66 में भी हमारा क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से क्या जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर बदलती नहीं है या फिर अपरिवर्तित रहती है, तो उसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। यहाँ पे पूछा है कि इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7th का आंसर क्या हो जाएगा, 7th का आंसर हो जाएगा आपका आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यूनिट गिवन है और आपको यूनिट गिवन है कि हर्ट्ज जो है वो किस में मापा जाता है, तो आवृत्ति जो है हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, और ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपरिवर्तित रहती है, मतलब बदलती नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो है विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। ठीक है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, एमीटर। एमीटर से विद्युत धारा जो है मापी जाती है। यहाँ पे हम लोग कुछ और यंत्र देखते हैं, तो कुछ और उपकरण की बात करें अगर हम, तो जैसे फेदोमीटर। फेदोमीटर से क्या मापा जाता है, तो समुद्र की गहराई। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई। दूसरा बात करें तो ऑडियोमीटर। इससे हम लोग मापते हैं क्या, तो ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। फिर बात करें तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, तो इससे जो मापा जाता है वो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। फिर बात करें लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर जो है इससे दूध की शुद्धता मापी जाती है, मतलब दूध में पानी की मिलावट कितनी है वो मापी जाती है। ठीक है, दूध में पानी की मात्रा, पानी की मात्रा। तो ये कुछ है उपकरण है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को मापते हैं। यहाँ पे एक चीज और हम देख सकते हैं कि विद्युत धारा जो होती है ये अमीटर से मापी जाती है। ठीक है, विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है। इसको हमेशा क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। जो भी हमारा करंट का जो पाथ होता है उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा लगाते हैं। और एक आदर्श एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा, आदर्श एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा, वो एमीटर का रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा,
शून्य होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि विद्युत धारा जो है वो किस उपकरण से मापी जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वह है क्या कि विद्युत शक्ति जो है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। ऑप्शंस है एम्पियर, वोल्टमीटर, कूलॉम और वॉट। तो विद्युत शक्ति की बात करें, विद्युत शक्ति की यहाँ पे बात करें हम अगर, मतलब इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो यूनिट टाइम में जितना हम इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो आपका वॉट होता है। जो व्यवहारिक यूनिट होता है, जो व्यवहारिक यूनिट होता है वो होता है हमारा अश्व शक्ति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में हॉर्स पावर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हॉर्स पावर। फिर इसका जो कॉमर्शियल यूनिट होता है, मतलब व्यापारिक यूनिट, अगर हम कहें व्यापारिक यूनिट, जिसको हम लोग कॉमर्शियल यूनिट भी कह सकते हैं, तो वो होता है किलोवाट आवर। यहाँ पे एक चीज और हम लोग याद रख सकते हैं कि एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वॉट होता है, 746 वॉट होता है। ठीक है, ये बात हम लोग याद रख सकते हैं। तो इस तरह से विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो यहाँ पे एम्पियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये विद्युत धारा की इकाई होती है, इलेक्ट्रिक करंट की इकाई होती है, यूनिट। वोल्ट नहीं होगा क्योंकि ये वोल्टेज की होती है। कूलॉम भी नहीं होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक बचा वॉट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। तो ये था हमारा 65th बीपीएससी में आए हुए फिजिक्स के क्वेश्चन, जिसका हमने डिटेल में डिस्कशन किया, उससे रिलेटेड टॉपिक को समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, साथ ही साथ आपको आपकी तैयारी में एक अच्छा मदद भी कर रहा होगा, सहायता भी कर रही होगी, और इससे आप लोगों को लाभ भी मिल रहा होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे हम अगले क्लास में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। जो इसके बाद का जो एग्जाम हुआ था उसमें फिजिक्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए थे उसके डिस्कशन के साथ मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।